गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान भाटी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है योडो एकेडमी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम आपके विज्ञान के 2 चैप्टर जो हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज हम आपके साथ में आपकी विज्ञान का तीसरा चैप्टर लेकर जुड़े हैं जिसका नाम है धातु एवं धातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके विज्ञान का पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट कराया जाए। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना सपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम जो प्रयास आपके लिए कर रहे हैं वो एक सफल प्रयास है, एक विफल प्रयास नहीं है। और साथ ही में जो है हमने अपनी जो है वेबसाइट भी बनाई है, तो आप को अगर नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के हमारी वेबसाइट से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन चैप्टर्स के जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे अंदाज के अंदर जारी रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं धातु एवं धातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं धातु क्या होती है सर? धातु एवं धातु के अंदर यानी कि मैं कह सकता हूं कि धातु एवं धातु इस चैप्टर के अंदर जो हम सबसे पहली चीज पढ़ सकते हैं वो ये पढ़ सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को हम उनके गुणों के आधार पर हम धातु एवं धातु के अंदर बांट सकते हैं। अब धातु एवं धातु के अंदर किसी भी तत्व को हम क्या कर सकते हैं, उठा करके रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि धातु के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, अधातु के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि धातु की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अधातु के क्या गुण होते हैं। कोई भी तत्व है, अगर हम जान लेंगे कि धातु क्या होती है, कोई भी हम जान लेंगे कि अधातु क्या होती है, तो हम किसी भी तत्व को उठा करके धातु वाली सेक्शन में रख सकते हैं, किसी भी तत्व को उठा करके अधातु वाले सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि धातु के क्या गुण होते हैं और अधातु के क्या गुण होते हैं। जब हम बात करते हैं कि धातु और अधातु के गुणों के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि धातु और अधातु के गुणों को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल कैरेक्टर्स एंड केमिकल कैरेक्टर्स। भौतिक गुण क्या होते हैं सर? भौतिक गुण जो बाहर के होते हैं, यानी कि बाहर की संरचना के अंदर जो आपको दिखाई देता है, कोई भी पदार्थ होता है उसकी बाहरी संरचना के अंदर जो जो गुण आपको दिखाई देते हैं वो उनके भौतिक कैरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर हम विद्युत का चालन देख सकते हैं, उसके अंदर हम उनकी कठोरता देख सकते हैं, उनका रूप देख सकते हैं। वो सारी के सारी जो है रूप, रंग, रेखाएं, ये सारी के सारी जो गुण हैं इसके अंदर भौतिक गुणों के अंदर रखे जाते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? रासायनिक गुण या रासायनिक कैरेक्टर जो होते हैं धातु या धातु के, वो होते हैं जो उनके अभिक्रियाएं दूसरे तत्वों के साथ में या दूसरी चीजों के साथ में अभिक्रियाएं करने के बाद में जो उनके रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी उनके स्ट्रक्चर के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक गुण कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं धातु एवं धातु के भौतिक गुणों की, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की, तो सबसे पहले हमें यही डिस्कस कर लेना चाहिए कि धातु के जो है भौतिक गुण क्या होते हैं। तो धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? देखो सर, धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, देखो धातु और अधातु के भौतिक गुण में यहाँ पर इतने गुण यहाँ पर लिख सकता हूँ आपकी विज्ञान की पुस्तक के अनुसार, जो कि सबसे पहला जो गुण आपको यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है चमक। चमक, धातु और अधातु की चमक। तो चमक के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप कुछ धातुएं ले लीजिए, कुछ अधातुएं ले लीजिए, उनको आप रगड़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन चमकता है कौन नहीं चमकता है। हम कहेंगे कि धातुएं जो होती है वो चमकती है, अधातुएं जो है नहीं चमकती है। यानी कि धातुओं के अंदर एक स्पेशल प्रकार की चमक होती है, अगर आपको नहीं दिखाई देती है, रगड़ के देखो आपको पता चल जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। और धात्विक चमक जो होती है वो अधातुओं के अंदर नहीं पाई जाती है, इसलिए हम कहेंगे इसके अंदर ये पाई जाती है, इसके अंदर ये नहीं पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कठोरता की। कठोरता मतलब स्ट्रोंग कितना है, ठीक है। धातुएं जो होती है वो स्ट्रोंग होती है, कठोर होती है, और अधातुएं जो होती है वो स्ट्रोंग नहीं होती है। अधातुएं जो होती है वो स्ट्रोंग नहीं होती है, ठीक है। फिर अब जब बात करते हैं आघातवर्धीयता की। आघातवर्धीयता क्या होती है? आघातवर्धीयता समझने के लिए पहले आघातवर्धीयता होती है या नहीं होती है समझने के लिए पहले ही आपको यह जानना पड़ेगा कि आघातवर्धीयता होती क्या होती है। देखिए, कोई भी धातु जो होती है उसमें एक गुण पाया जाता है, एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है कि धातुओं को हम पीट पीट के पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी धातु जो होती है उसको हम पीट के पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही गुण जो होता है धातुओं का वो क्या कहलाता है? आघातवर्धीयता कहलाता है। और इसी गुण को जो होता है वो इसमें तो पाया जाता है और यही गुण इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अधातुओं को अगर गलती से भी पीट दोगे तो वो टूट जाएगी। अधातुओं को अगर आप पीटोगे तो क्या होगी? टूट जाएगी, वो पतली चादर में परिवर्तित नहीं होगी। तो धातुओं में गुण होता है, अधातुओं में गुण नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं तन्यता की। तन्यता का मतलब क्या है सर? तन्यता का मतलब, तन्यता में ये कहना चाहता हूं कि कोई भी जो धातु होती है उसको आप खींच करके एक पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, यानी खींच करके बहुत लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। तो धातुओं में यह गुण पाया जाता है, अधातुओं में यह गुण यानी कि तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं विद्युत का चालन।
विद्युत का चालन, जब आप धातु लेते हो, धातु के अंदर क्या आप देखोगे कि विद्युत का चालन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन अधातुओं के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं पाया जाता है। अगर आपको देखना है कि धातु के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो कुछ नहीं करना, घर के अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर एक तांबे का तार लो, तांबा एक धातु है, उसका एक तार लो, एक सिरा सॉकेट के अंदर डालो, दूसरे सिरे को पकड़ के देखो, पता चल जाएगा कि धातु के अंदर विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा का चालन। ऊष्मा का चालन का मतलब क्या है, हीट जो होती है उसको भी क्या किया जाता है, किसी भी धातु या धातु के अंदर ट्रांसफर होती है, धातु के अंदर ट्रांसफर होती है, अधातु के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। कैसे का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए ये एक लोहे की छड़ है, ये क्या है, लोहे की छड़ है, इस साइड से आप क्या करोगे, इसको क्या करो, इसको आप हीट दो, गर्मी दो, जब यहां से सिरा गर्म होगा तो आप देखोगे इधर से पकड़े रखो, इधर से आप गर्म करने की कोशिश करो, जब आप इसको गर्म करोगे तो आप थोड़ी देर बाद में देखोगे कि यहां से गर्म हो गई ये चीज, यानी कि आपने गर्म यहां से किया है लेकिन वो यहां से भी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो है ऊष्मा, यानी यहां से जो हीट है, यहां से जो गर्मी है, वो चल करके वो कहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। इसका मतलब धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है, अधातुओं में नहीं होता है। अधातुओं को अगर क्या करोगे, आप ऊष्मा दोगे तो वो क्या होगी, जलने लग जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं रूप रंग की, रूप की बात करते हैं। धातुएं जो होती है मुख्यतः जो है कैसे होती है, कठोर होती है। धातुएं कैसे होती है, ठोस रूप के अंदर पाई जाती है, धातुएं ठोस रूप के अंदर पाई जाती है। लेकिन अधातुओं की जब हम बात करते हैं तो अधातुएं जो हो सकती है वो ठोस भी हो सकती है, अधातुएं ठोस भी हो सकती है, और इनके अंदर होता है गैसीय रूप, गैस के अंदर भी ये पाई जा सकती है। यानी कि अधातुएं जो होती है वो ठोस भी हो सकती है और गैसीय रूप के अंदर भी पाई जा सकती है। बहुत सारी ठोस होती है, बहुत सारी गैस, गैस के अंदर हम कह सकते हैं कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है। ये सारी की सारी गैसें जो होती है वो कौन सी धातु के अंदर ही रखी जाती है, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी की सारी ठोस धातुएं जो होती है वो ठोस होती है। धातुएं ठोस भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं ध्वनिकता की। ध्वनिकता का क्या मतलब है सर, ध्वनिकता का मतलब है कि एक धातु लो, दूसरी धातु लो, दोनों को टच करो, टच करने से क्या होगा, आपको उसमें से एक आवाज सुनाई देगी जिसको आप कहते हो ध्वनिकता, यानी उसमें ध्वनि की आवाज आती है, उसमें से आवाज निकलती है, रिंग बजती है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनिकता, जो इसमें पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है भौतिक गुणों का डिस्कशन कर लिया है। आपकी स्कूल के अंदर जो घंटी लगी हुई है आप उसको देख सकते हो, स्कूल के अंदर जो घंटी लगी हुई है वो भी लोहे की घंटी है, उसको बजाने वाला जो हथौड़ा है जो होता है वो भी क्या है, लोहे का है। बजाते हो, बजने से आवाज आती है, पूरी स्कूल गूंज जाती है, तो वो ध्वनिकता का गुण है। यानी कि धातु को धातु से क्या किया जाएगा, जब टच करोगे तब क्या होगी, उसमें से आवाज निकलेगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ध्वनिकता कह सकते हैं। ये हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, धातु एवं अधातु की भौतिक प्रॉपर्टीज हमने यहां पे डिस्कस कर ली है, पढ़ ली है। अब देखिए हम जब भौतिक प्रॉपर्टीज से हम क्या कर सकते हैं, जब अब देखिए कुछ उदाहरण भी देख लीजिए साथ के अंदर, धातु के उदाहरण देख लीजिए। धातु के उदाहरण क्या है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस और Hg यानी मरकरी। ये सारे के सारे धातु के उदाहरण एग्जाम में याद करके जाइएगा, पूछ सकते हैं। उसके बाद में अधातु के उदाहरण देख लीजिए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ठीक है, इस तरीके से अधातु के बहुत सारे उदाहरण इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब जब हम इतनी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जब हम ऐसे ही उनके अंदर जो है अंतर कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि धातु कौन सी होती है, धातु कौन सी होती है, तो सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणों को, हम रासायनिक गुणों को क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सी वो वजह है, कौन से वो कारण है जिनकी वजह से हम रासायनिक गुणों को हमको पढ़ना पड़ रहा है। जब भौतिक गुणों से हमें इतना पता चल गया है, हम किसी भी चीज को अगर ये गुण पाए गए तो हम उसको धातु में रख देंगे, अगर नहीं पाए गए तो हम उसको अधातु में रख देंगे। तो फिर सर क्यों फालतू के अंदर हम जो है रासायनिक गुणों को क्या है पढ़ रहे हैं, क्यों हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है अपवाद। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस जो है साइंस के अंदर जो है होते हैं, वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। किस तरीके से कारण है सर, वो इस तरीके से कारण है कि अधातुओं के अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो धातुओं के अंदर भी होते हैं, धातुओं के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अधातुओं के अंदर भी होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर अपवाद होने की वजह से भौतिक गुण को हम क्या करते हैं, सिर्फ नहीं मान सकते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर ही हम किसी को धातु या किसी को अधातु के अंदर नहीं रख सकते हैं, बल्कि हमको रासायनिक गुण भी देखने पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से अपवाद हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर दफा पूछा जाता है, अपवादों में से कुछ ना कुछ, अपवाद में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जब हम बात करते हैं, हमने कहा था किसी धातुएं जो होती है उनके अंदर चमक पाई जाती है, हमने कहा था धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। ब्रोमीन एक, आयोडीन जो होती है वो एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। आयोडीन जो होती है अधातु है लेकिन फिर भी उसमें चमक पाई जाती है, तो यह अपवाद हो गया सर। ठीक है, भौतिक गुण जो होते हैं वो यहाँ पर उनके ऊपर क्रॉस का निशान खिंच जाता है कि यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर बात करते हैं, जब हम पारा की बात करते हैं, Hg धातु जो होती है और ब्रोमीन धातु जो होती है, अब हम कहते हैं कि धातुएं जो होती है और अधातुएं जो होती है दोनों को
दोनों के जो रूप होते हैं उनके अंदर देखा था कि धातु जो होती है वो ठोस रूप में होती है, अधातु जो होती है ठोस या गैस रूप में हो सकती है, लेकिन एकमात्र अधातु ऐसी ब्रोमीन है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। उसी तरीके से एकमात्र धातु यानी कि मरकरी ऐसी धातु है जो कि किस रूप के अंदर पाई जाती है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि किस रूप में, लिक्विड रूप में पाई जाती है, यानी कि ब्रोमीन और Hg यानी कि पारा दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। उसी के बाद में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि विद्युत का चालन जो होता है धातु के अंदर होता है और विद्युत का चालन जो है अधातु के अंदर नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होती है, ग्रेफाइट कार्बन ने आपने देखा है, कार्बन जो होता है पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रूपों के अंदर पाया जाता है, कार्बन जो होता है पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं इसको, अपर रूप कहते हैं। कार्बन जो होता है इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, इसलिए उसको अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट अपर रूप आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर। सबसे पहला इसके अंदर आप हीरा ले सकते हैं, दूसरा इसमें ग्रेफाइट ले सकते हैं और तीसरा इसके अंदर फ्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रेफाइट जो कार्बन का बना होता है, कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, कार्बन का ही एक रूप है, तो कार्बन क्या एक अधातु है, तो ग्रेफाइट भी क्या होगी, अधातु के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर विद्युत का चालन होता है, अधातु का बना हुआ है फिर भी उसमें विद्युत का चालन हो रहा है। हमने कहा था चालन विद्युत का नहीं होता, लेकिन इसमें हो रहा है। उसके बाद में जब बात करते हैं हम विद्युत का चालन, क्या Hg और Pb सारी धातुओं में होना चाहिए ना, तो Hg पारा और Pb लेड, इन दोनों के अंदर क्या है, नहीं होता है, किसका चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन इनके अंदर नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं Hg यानी कि मरकरी और ब्रोमीन की बात करते हैं, दोनों तरल रूप में, ये तो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धातुएं जो होती है उनका गलनांक और उनका क्वथनांक जो होता है बहुत अधिक होता है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको आप हाथ में रखो पिघलने लग जाएगी, यानी कि कमरे के टेम्परेचर के ऊपर वो क्या कर रही है, पिघलने लग रही है। उनका धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत कम है। उसी तरीके से हम कहते हैं धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। लेकिन इस दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, वो क्या है, वो एक अधातु है। हीरा जो है अधातु है। हीरा जो होता है वो कार्बन का एक अपर रूप होता है, इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और वो किसका बना होता है, वो कार्बन का बना होता है। उसी के अपोजिट में हम कहते हैं धातु जो होती है वो कठोर होती है, धातु जो होती है कठोर होती है। लेकिन हम बात करते हैं सोडियम की, हम बात करते हैं पोटेशियम की, ये दो ऐसी धातुएं थे, नमक इतनी नरम होती है कि इनको आप चाकू से काट करके अलग कर सकते हो। तो इस तरीके से अपवाद पाए जाते हैं किसमें, भौतिक गुणों के अंदर। भौतिक गुणों के अंदर बहुत सारे अपवाद जो है पाए जाते हैं, और इन्हीं वजह से भौतिक गुणों को हम नहीं मान सकते हैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो धातुओं के अंदर बेसिकली गुण होते हैं, दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं कि हाँ भी धातु के अंदर हम रख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हमको उनके अंदर देखने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक जब हम देख लेते हैं तो उसके बाद में हम आगे चल सकते हैं धातुओं के रासायनिक कैरेक्टर्स की तरफ करने वाले हैं। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है कि किसके साथ में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। यानी जो धातुएं होती है वो वायु के साथ में, वो ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से अभिक्रिया करती है। धातुएं जो होती है, ज़्यादातर धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या देती है, धातुएं जो होती है ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके, वायु के साथ में क्रिया करके वो जो देती है, वो देती है धातुओं का ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, यानी कि ज़्यादातर धातु जो होती है वो ज़्यादातर धातुएं जो होती है वो वायु के साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके वो क्या देती है, धातु का ऑक्साइड देती है। उदाहरण ले लो सर, यहीं पर कॉपर लो, कॉपर एक धातु है, वायु ले लो, ठीक है, वायु के साथ में क्रिया करवा दो, क्या बन जाएगा, CuO, यानी कि कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि किस प्रकार का होता है, काला प्रकार का होता है, यानी कि काली कलर की इसके ऊपर क्या जम जाएगी, एक परत सी जम जाती है। अब देखो अलग अलग जो धातुएं होती है वो अलग अलग तरीके से क्या करती है, सारी की सारी धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ में एक ही तरीके से रिएक्शन नहीं करती है, बल्कि अलग अलग धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्शंस करती है। अब जब बात करते हैं, सबसे पहले जब हम बात कर ही रहे हैं तो सोडियम और पोटेशियम को क्यों बोले, सोडियम और पोटेशियम की बात कर लेते हैं। ये सोडियम है,
ये पोटेशियम है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम की बात कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती है जो वायु के साथ में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में रिएक्शन करती है, यानी इतनी तेजी के साथ में रिएक्शन करती है कि इनको हमको केरोसिन के तेल में डुबा के रखना पड़ता है। अगर इनको नहीं डुबाया जाता है तो वायु के साथ में ये क्रिया करती है, वायुमंडल के साथ में क्रिया करके, वायुमंडलीय वायु के साथ में क्रिया करके ये आग पकड़ लेती है, बहुत जल्दी क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम बचा करके हम किस में रखते हैं, हम इनको केरोसिन के तेल में रखते हैं। उसी की तरह के, उसी के अपोजिट के अंदर जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, हम बात करते हैं जिंक की, और हम बात करते हैं लेड की। ये ऐसी धातुएं होती है, ये ऐसी धातुएं होती है जो वायु के साथ में बहुत धीमी गति करती है, वायु के साथ में बहुत धीमी गति करती है, और इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, MgO Al2O3, ठीक है, इस तरीके से बन जाती है। यानी इनका ऑक्सीकरण होकर ये क्या बना देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बना लेती है। और इनके ऊपर एक जो परत चढ़ती है, पहले बात तो रिएक्शन बहुत धीमी करती है, दूसरी इनके ऊपर जो परत चढ़ती है वो परत इनका ऑक्सीकरण रोक देती है, आगे फिर वापस ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस नहीं कर पाती है इस तरीके से, तो ये धीमी गति करती है। फिर हम जब बात करते हैं तीसरी की, तीसरी जो होती है, अगर हम बात करें फेरस की, लोहे की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोहे को क्यों छोड़ सकते हैं, लोहे की बात करते हैं। फेरस, फेरस जो लोहा होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ में, ऐसे तो है ना, उसको जलाओ, लोहे को जलाओ, लोहे को कोई छड़ वगैरह को जलाओगे तो वो जलेगी नहीं, लेकिन लोहे का जब चूर्ण लेते हो, लोहे का चूर्ण लेकर के आप उसको ज्वाला के अंदर डालते हो तो वो क्या क्या करने लग जाता है, जलने लग जाता है। तो इसका भी क्या बन जाता है, फेरस का ऑक्साइड बन जाता है। फिर हम कॉपर की हम बात पहले ही कर चुके हैं, कॉपर को हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और काले कलर की एक परत चढ़ जाती है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, जब आप उसको जलाने लगते हो तो उसका दहन तो नहीं होता, वो जलती तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काली कलर की एक परत चढ़ जाती है जो कि कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसी धातुएं होती है, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सोना, गोल्ड, सोना क्या सूत्र होता है इसका, Au। इसी तरीके से हम बात करते हैं चांदी, चांदी 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 चांदी, क्या सूत्र होता है इसका, Ag, ठीक है। ये दो धातुएं ऐसी धातु होती है जो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करती ऑक्सीजन के साथ में। तो देखो अलग अलग धातुएं अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करती है, लेकिन ज्यादातर धातुएं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करके धातु की ऑक्साइड बनाती हैं। और इसके अंदर हमने रिएक्टिविटी लेवल भी देख लिया सबका अलग अलग क्या होती है। सोडियम पोटेशियम बहुत तेज रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड जो होती है वो धीरे रिएक्शन करती है, फेरस जो होती है वो भी जलने लग जाता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसके ऊपर एक मोटी परत चढ़ जाती है, और सोना और चांदी जो होती है वो ऐसी धातुएं हैं जो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करती है। किसके साथ में रिएक्शन नहीं करती है, वायु के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। जब हम ये पढ़ लेते हैं कि वायु के साथ में कौन रिएक्शन करता है और किस तरीके से रिएक्शन करता है, अब हम ये भी देख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइड बोले तो कॉपर ऑक्साइड अभी हमने बनाया था पीछे, ठीक है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऐसी प्रकृति के होते हैं कि अगर इनको किसी अम्ल के साथ में लिया जाए, अगर इनको किसी अम्ल के साथ में लिया जाए तो ये क्या करते हैं, ये लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की प्रकृति होती है। क्षारकीय प्रकृति होने की वजह से ये क्या करते हैं, किसी भी अम्ल के साथ में आने की स्थिति में क्या करते हैं, ये संगत लवण और जल का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म और आ जाती है, क्या टर्म आ जाती है, उभयधर्मी वाली, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड हमने कर लिया कि सारी प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अब उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है सर, हमने कहा कि धातुओं के ऑक्साइड जो है वो सारे प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब वो जो अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या करेंगे, लवण और जल बनाएंगे। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ऐसे धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं। बोले तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों ऐसे ऑक्साइड होते हैं कि ये अम्ल के साथ में अभी क्रिया करवा दो, चाहे इनके क्षार के साथ में रिएक्शन करवा दो, दोनों के साथ में रिएक्शन करके क्या देंगे, लवण और जल का निर्माण करते हैं। पहले तो क्या कर रहे थे, सिर्फ इनकी रिएक्शन करवा दो, किसके साथ में, धातु ऑक्साइड रिएक्शन करवा दीजिए, किसके साथ में,
चाहे इसकी अम्ल के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, चाहे इसकी क्षारक के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, दोनों ही स्थिति के अंदर आपको क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है और साथ में आपको जल मिल रहा है। ये जो रिएक्शन होती है ये उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होती है कैसी, उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। लेकिन क्या हो रहा है, धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर ये अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगा, लवण जल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धातु का ऑक्साइड अगर क्षारक के साथ में रिएक्शन करके लवण और जल दे रहा है, इसका मतलब वो कौन सा ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। परिभाषा इस तरीके से देख सकते हैं, धातु के अवश्य ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, Al2O3 की रिएक्शन करवा दीजिए 6HCl के साथ में। ये एक अम्ल है और ये एक ऑक्साइड है। इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है AlCl3 2AlCl3 और साथ में निकल जाता है 3H2O निकल जाता है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस है क्या ये पहले से, हाँ सर बैलेंस है। तो इस तरीके से इसके अंदर रिएक्शन होती है, इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, एक लवण बन गया और उसी साथ में क्या निकल गया, इसके अंदर H2O जल निकल गया। तो ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लों के साथ में रिएक्शन करके लवण और जल बना रहे हैं, ये ठीक है। इसी के साथ में इसी को वापस ले लो, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को वापस ले लो और इसकी रिएक्शन अब करवा दो किसके साथ में, एक क्षार के साथ में। क्षारक क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में आप जब रिएक्शन करवाओगे तब आपको बनेगा क्या मिलेगा, एक तो बन जाएगा NaAlO2 साथ में निकल जाएगा H2O। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। ये जो होता है वो होता है सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहते हैं। और ये एक प्रकार का लवण है। ये दोनों जो है ऊपर वाले ये तो होते हैं लवण और इधर निकल रहा है साथ में जल। अब देखो रिएक्शन करवा दो, चाहे किसके साथ में, ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दो, चाहे अम्ल के साथ में ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दो, चाहे क्षार के साथ में, दोनों ही स्थिति के अंदर आपको लवण और जल मिल रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन को उभयधर्मी ऑक्साइड की रिएक्शन हमें कह सकते हैं। अब इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं, आगे हम क्या पढ़ सकते हैं, धातु की किसके साथ में रिएक्शन करवाओ सर, धातु की करवा दो इस बार जल के साथ में। ठीक है, धातु की जल के साथ में रिएक्शन करवा दो, जल के साथ में अभिक्रिया करवा दो। किस तरीके से करवा सकते हो, जल के साथ में कोई भी धातु जो होते हैं वो दो पद के अंदर रिएक्शन कर सकती है। ज्यादातर धातुएं जो होती है वो जल के साथ में रिएक्शन करके क्या कर सकती है, दो पद के अंदर हो सकती है ये रिएक्शन। सारी धातुएं नहीं करती है जल के साथ में रिएक्शन, जो करती है वो दो पद के अंदर हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है, पहले तो धातु लेगा, उसकी जल के साथ में रिएक्शन होगी, ठीक है, और साथ में बनेगा धातु ऑक्साइड और साथ में निकल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा क्या रिएक्शन हो सकती है, इसके अलावा अब क्या होगा दूसरे पद में, ये तो पहला पद है, दूसरे पद में ये धातु का ऑक्साइड है। ये क्या होगा, अगर ये जल के अंदर घुलनशील होगा, अगर ये जल के अंदर घुल सकता है, अगर इसमें ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि ये जल के अंदर घुल सकता है, तो ये क्या करेगा, जो धातु का ऑक्साइड है वो जल लेगा और जल लेगा, पानी लेगा, वाटर लेगा, और पानी के अंदर फिर क्या करेगा, ये निर्माण करेगा धातु हाइड्रोक्साइड का, धातु हाइड्रो ऑक्साइड का, और साथ में ये क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। इस तरीके से क्या होगी, रिएक्शन हो सकती है। यानी कि धातु की जल के साथ में जब आप अभिक्रिया करवाते हो, सारी धातुएं पहली बात तो करती नहीं है, जो करती है वो इस प्रकार से करती है कि पहले धातु जो होगी वो जल के साथ में रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी, और धातु ऑक्साइड निर्माण करके साथ में H2 निकाल देगी। फिर धातु ऑक्साइड जो होगा, वो जो धातु ऑक्साइड अगर जो ये बना है धातु ऑक्साइड, अगर उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो जल के अंदर और घुल सकता है, तो वो क्या करेगा, धातु ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बना देगा, और साथ में क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से उदाहरण लो सर, इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले देखो अलग अलग जो धातुएं होती है वो अलग अलग कंडीशन के अंदर रिएक्शन करती है। जैसे कि सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, अगर किसका, अगर हम उदाहरण लेते हैं सोडियम का और पोटेशियम का, ये क्या करती हैं, ये ठंडे जल के साथ में रिएक्शन कर लेती है। किसके साथ में, ठंडे जल के साथ में ही रिएक्शन कर सकती है, इतनी इसमें सामर्थ्य होती है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से करती है, आप ले लो 2Na और इसके साथ में रिएक्शन करवा दो 2H2O की रिएक्शन करवा दो, तो ये बना लेती है 2NaOH, साथ में निकाल देती है H2O।
इस तरीके से इसमें रिएक्शन होगी। देखो धातु का हाइड्रोक्साइड बना दिया और साथ में H2 निकाल दी, धातु के ऑक्साइड पहले इसके अंदर बना है, 2 पद के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर जो है अनेज से क्या बन गया, इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है, यानी कि ठंडे जल के साथ में ये रिएक्शन करने की सामर्थ्य रखती है। उसी तरीके से पोटेशियम का ले लो, पोटेशियम की रिएक्शन करवा दो 2H2O के साथ में, तो क्या हो जाएगा 2KOH का निर्माण हो जाएगा, साथ में H2 निकल जाएगा, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होती है, धातुओं की रिएक्शन होती है, ठंडे पानी में सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करने के लिए सामर्थ्य होते हैं। अब इनमें जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा के आया हूं। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर साथ में गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या निकलती है, बहुत मात्रा के अंदर ऊष्मा निकलती है, साथ में गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। अब जो गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो इस हाइड्रोजन को क्या कर देती है, जला देती है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें साथ साथ में जल जाता है। तो ये किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। फिर हम बात करते हैं बी की। बी जो होता है वो भी क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है ठंडे पानी के साथ में। किस प्रकार से, कैल्शियम, देखो कैल्शियम की रिएक्शन करवा दो, किसके साथ में, 2H2O के साथ में, तो क्या बन जाएगा, CaOH2 का निर्माण हो जाएगा और साथ में H2 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी। कैल्शियम का जब आप रिएक्शन करवाते हो, कैल्शियम एक धातु है, उसके आप जब रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, जल के साथ में, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में क्या निकल जाएगी, साथ में इसमें से निकल जाएगी H2, इसमें से क्या निकल जाएगी, H2 इसमें से बाहर निकल जाएगी और इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब ये जो है ना, ये भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर जो ऊष्मा निकलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन को जला दे। इसलिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो होते हैं इसके बुलबुले बन जाते हैं। जहाँ पर भी ये रिएक्शन होती है वहाँ पर क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर, धातु के ऊपर क्या करते हैं, धातु के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है उसके अंदर, विलियन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर रिएक्शंस होती है। फिर अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन किसकी है, 2 कंडीशन हमने पढ़ ली। सोडियम ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, पोटेशियम भी कर लेता है, कैल्शियम भी कर लेता है। अब हम तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, कौन सी, तीसरी कंडीशन यानी कि सी कंडीशन हम पढ़ते हैं, किसके साथ में, सी कंडीशन पढ़ते हैं मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम जो होती है वो एक ऐसी धातु है जो कि ठंडे पानी के साथ में तो रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन गर्म पानी के साथ में ये क्या कर लेती है, इसका स्वभाव पिघल जाता है और ये क्या कर लेती है, ये रिएक्शन कर लेती है। किस तरीके से, मैग्नीशियम ले लो और उसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, गर्म पानी के साथ में। लिक्विड फॉर्म में है अभी तक, ठीक है, गर्म पानी है, पानी गर्म है लेकिन है लिक्विड फॉर्म में ही, वो तरल रूप के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओ, क्या बन जाएगा, MgOH2 का निर्माण होगा, साथ में H2 निकल जाएगा, ठीक है, H2 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन उसके अंदर होती है। बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 लगा दो तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम की आप H2O के साथ में, जल के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में H2 निकल जाता है और ये रिएक्शन होती है गर्म पानी में। ठंडे पानी में ये रिएक्शन नहीं करता है, तो ये गर्म पानी के अंदर रिएक्शन करेगा। फिर हम पढ़ते हैं डी कंडीशन। डी कंडीशन क्या होती है सर, डी कंडीशन के अंदर कुछ धातुएं ऐसी है, जैसे कि हम उसके अंदर कौन कौन सी ले सकते हैं, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर फेरिस है और इसके अंदर एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये 3 धातुएं ऐसी है, ठीक है, जिंक है, फेरस है, फेरस मतलब लोहा, एल्यूमिनियम आप जानते ही हो, जिंक है। ये तीनों धातुएं ऐसी होती है कि जो ना तो क्या करती है, गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करती है, ना ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करती है, लेकिन इनका स्वभाव पिघल जाता है भाप की स्थिति के अंदर। भाप अगर ला दो इनको तो ये क्या करती है, पिघलने लग जाती है, भाप के साथ में ये रिएक्शन करने लग जाती है। किस तरीके से रिएक्शन करती है भाप के साथ में, भाप के साथ में रिएक्शन का देख लो, Fe, सबसे पहले एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम का लो, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करवा दो किसकी, इसकी, तो इसके अंदर 2Al और इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, 3H2O के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो Al2O3 का निर्माण हो जाएगा, साथ में H2 निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, साथ में H2 निकल जाएगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है,
इसमें रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब होगी रिएक्शन बैलेंस। इस तरीके से रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं 3:2। अब हम क्या कर सकते हैं, बात करते हैं फेरिस की। तो फेरिस का उदाहरण ले लो। फेरिस के उदाहरण के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 3Fe ले लो और उसकी 4H2O के साथ में रिएक्शन करवा दो। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा Fe3 और साथ में निकल जाएगा O4 और साथ में निकल जाएगा H2। देख लो बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है तो कर दो। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ये हो जाती है किसमें, कौन सी फॉर्म में, इसमें देखो जो जल है वो इसमें गैस फॉर्म में लिया आपने। कौन सी फॉर्म में लिया है, इसमें गैस फॉर्म में भाप के रूप में रिएक्शन करवा रहे हो। इसमें भाप में रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। किसके साथ में, जिंक की बात करता हूं, फेरिस की बात करता हूं, एल्यूमिनियम की बात करता हूं, इनके साथ में इस तरीके से इनके अंदर रिएक्शन होती है और H2 इसके अंदर क्या करती है, निकल जाती है। ये हमने किसमें पढ़ लिया, ये हमने पढ़ ली धातु की जल के साथ में अभिक्रिया। धातु की क्या पढ़ ली, जल के साथ में अभिक्रिया। क्या इसमें कोई और भी पार्ट है सर, हाँ सर इसमें एक पार्ट और है। इसमें एक पार्ट और कौन सा है, इसमें मैं बताता हूँ, Pb, कॉपर, Au, Ag, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं, यानी कि इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड बोले तो सोना, इसको बोलते हैं कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा, इसको बोलते हैं लेड, लेड बोले तो सीसा। ये ऐसी धातुएं होती है जो कि न तो जल के साथ में रिएक्शन करती है, चाहे जल ठंडा ला दो, चाहे जल इसको गर्म दे दो, चाहे जल इसको भाप दे दो, किसी भी कंडीशन के अंदर ये जल के साथ में रिएक्शंस नहीं करती है। तो ये हमने पढ़ लिया धातुओं की जल के साथ में रिएक्शन। धातुओं के साथ में जल की रिएक्शन के बारे में अगर हम रिकैप करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, धातुओं के साथ में धातुएं जल के साथ में रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और साथ में क्या निकालती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती है। दो पद में रिएक्शन होती है, सबसे पहले धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड जो बना वो अगर इतना सामर्थ्य रखता है कि वो जल के अंदर घुल सकता है तो वो जल के साथ में वापस रिएक्शन कर देता है और रिएक्शन करके वो क्या करता है, अपनी रिएक्शन को आगे परस्यू करता है और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। हमने पढ़ लिया कि जल के अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग धातुएं अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती है। ठंडे जल के अंदर सोडियम और पोटेशियम जो है वो रिएक्शन कर लेती है। कैल्शियम जो होती है वो भी क्या कर लेती है, ठंडे पानी में रिएक्शन कर लेती है। फिर हमने पढ़ ली मैग्नीशियम जो गर्म पानी में रिएक्शन करती है। उसके बाद में हमने पढ़ी जिंक, फेरस और हमने उसके अंदर जिंक, फेरस और एल्यूमिनियम पढ़ी जो कि क्या करती है, ना तो गर्म जल में रिएक्शन करती है ना ठंडे जल में रिएक्शन करती है, बल्कि भाप के साथ रिएक्शन करती है। फिर हमने पढ़ी चांदी, सोना और इसके अलावा हमने पढ़ी क्या, इसमें हमने पढ़ा कॉपर और इसके अंदर लेड पढ़ा जो कि क्या करता है, किसी भी कंडीशन के अंदर जल के साथ में रिएक्शन नहीं करता। अब हम पढ़ते हैं धातु की अम्लों के साथ में रिएक्शन। धातु की अम्ल के साथ में रिएक्शन, धातु के अम्ल के साथ में अभिक्रिया। धातु के अम्ल के साथ में अभिक्रिया किस तरीके से होती है, किस तरीके से कोई भी धातु जो अम्लों के साथ में रिएक्शन करती है। हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती है वो अम्लों के साथ में रिएक्शन करके, अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके क्या करती है, वो धातु जो होती है, धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके, ज्यादातर धातुएं तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके क्या करती है, वो निर्माण करती है, एक तो लवण बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। किस तरीके से, धातु की रिएक्शन करवा दो, धातु की रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, धातु ले लो उसकी किसी भी अम्ल के साथ में, तनु अम्ल के साथ में। ये भी ध्यान रखना अम्ल जो होता है तनु होना चाहिए। अभी बताऊंगा कि तनु अम्ल सांद्र अम्ल में क्या फर्क होता है, ठीक है। तनु अम्ल लेना चाहिए, यानी कि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए। ऐसा अम्ल जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसको ऐसे विलियन को, ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। और उसके साथ में रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन के अंदर क्या बन जाएगा, एक तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस और साथ में बन जाएगा लवण। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर निकलती है। अब क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, रिएक्शन करके देखते हैं। रिएक्शन किसके साथ में करवाऊं, जिंक के साथ में करवाएंगे। जिंक के साथ में आप HCl की रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा और साथ में H2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इस तरीके से रिएक्शन होती है। यानी कि देखो धातु के साथ में रिएक्शन की किसने, जिंक के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन की, तो जिंक क्लोराइड बन गया और साथ में H2 निकल गई। ये लवण है और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलती है, धातु के अम्लों के साथ में अभिक्रिया होती है। अब क्या होता है, सारी की सारी धातुएं जो होती है वो अम्लों के साथ में एक ही तरीके से रिएक्शन नहीं करती है। क्या होता है, अगर आप मान लो कि एक HNO3 है, HNO3 जो होता है ना एक एसिड होता है, किसको कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को कहते हैं, नाइट्रिक
अम्ल को क्या कहते हैं, HNO3 कहते हैं। क्या होता है, अगर HNO3 को आपने तनु लिया है, तनु बोले तो कम मात्रा के अंदर अम्ल, ज़्यादा मात्रा में जल, ठीक है, उस मात्रा के अंदर आपने लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यही रिएक्शन देगा, यानी कि जिंक क्लोराइड लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने इसको सांद्र कर दिया, इसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया, इसकी क्वांटिटी में बदलाव कर दिया, उसको सांद्र में बदल दिया, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओ, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओ, उसी तरीके से इसकी मैग्नीज के साथ में रिएक्शन करवाओ, उस सिचुएशन में क्या करता है, जल बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोजन की जगह पर क्या कर देता है, ये जल का निर्माण कर देता है, हाइड्रोजन की जगह पर जल का निर्माण कर देता है, हाइड्रोजन की जगह पर जल को बना देता है सांद्र HNO3। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि धातुएं जो होती है वो तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण और H2 देती है। अगर सांद्र लोगे तो उस सिचुएशन के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी बल्कि जल का निर्माण हो जाएगा। तो ये मैंने पढ़ ली धातुओं की अम्लों के साथ में रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद में इसमें एक चीज और है, वो देख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी है। 3 भाग आपको HNO3 लेना है, 3 भाग HCl लेना है, और आपको 1 भाग जो है इसके अंदर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का लेंगे। दोनों की जब आप रिएक्शन करवाते हो, यानी कि 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और 1 भाग यानी कि 3:1 में लेना है इनको, ठीक है। 3 भाग जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेते हो, 1 भाग जब आप नाइट्रिक एसिड का लेते हो, जब इन दोनों की आप रिएक्शन करवाते हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको एक्वारेजिया मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक्वारेजिया मिलेगा। एक्वारेजिया क्यों बनाया सर, HCl और HNO3 जो होते हैं, ये दोनों जब 3:1 के अंदर आते हैं, तो उस सिचुएशन में ये सोने को गलाने के ये क्या करते हैं, एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। और ये जो होता है मिश्रण जो होता है, वो सुनार जो होता है वो सोने और प्लेटिनियम को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोने और प्लेटिनियम को गलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे बनता है, 3:1, यानी कि 3 भाग आपको HCl का लेना है, 1 भाग उसमें HNO3 मिला देना है, तो उससे क्या बन जाएगा, आपको एक्वारेजिया का निर्माण हो जाएगा। अब एक्वारेजिया यहां तक हमने पढ़ लिया, धातु के अम्लों के साथ में रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में धातुओं की रिएक्शन करवा दो, किसके साथ में, धातु लवण के साथ अभिक्रिया यानी कि धातु की आपको क्या करनी है, धातु लवण के साथ में अभिक्रिया करवानी है। किस तरीके से करवाओगे, धातु लवण से बोले तो क्या हुआ, धातु लवण मान लो कि CuSO4, ठीक है, उसके आप रिएक्शन करवा दो जिंक के साथ में, तो इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा, जिंक SO4 बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। ये रिएक्शन होती है। यानी कि जब क्या करते हो आप, धातु की रिएक्शन करवाते हो, किसी भी धातु A की रिएक्शन आप करवाते हो, ठीक है, और धातु B का इसमें क्या होता है, लवण होता है, धातु B का लवण होता है, धातु B लवण होता है, तो क्या होगा, अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम हो सकती है, वैसे हो सकती है। अगर धातु A की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये विस्थापन अभिक्रिया ही है, विस्थापन अभिक्रिया जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो धातु A की जो रिएक्टिविटी अगर अधिक होगी, क्रियाशीलता अधिक होगी, तो धातु B को क्या करेगा, उसके लवण से विस्थापित कर देगा, उसको वहाँ से हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। यानी कि धातु A का क्या हो जाएगा, लवण बन जाएगा, और धातु B क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, धातु B बाहर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। यानी कि पहले धातु जो होती है वो धातु लवणों के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, अगर कोई भी धातु अभिक्रियाशीलता के क्रम में ज़्यादा है, अभिक्रियाशीलता का क्रम भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, अगर अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के क्रम में ये ज़्यादा है तो वो अपने उसी दूसरी धातु को, धातु के उसके लवणों से क्या कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा, उसको वहाँ से हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। यानी कि धातु A जो है वो क्या है, रिएक्टिविटी के अंदर, क्रियाशीलता के क्रम के अंदर क्या है, अधिक है, और धातु B जो है वो क्रियाशीलता के क्रम के अंदर कम है, तो इसलिए धातु A का लवण बन गया और धातु B को बाहर कर दिया। तो इस तरीके से क्या होती है, धातु लवणों के साथ में क्या करती है, रिएक्शन होती है। अब इसमें आता है एक सक्रियता श्रेणी। देखो किस तरीके से पता चलेगा, धातुएं जो होती है वो अभिक्रियाशीलता के अलग अलग क्रम हो सकते हैं, यानी कि कोई किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, किसकी अभिक्रियाशीलता कम है, यह हमें कैसे पता चलता है, यह हमें पता चलता है सक्रियता श्रेणी से। किससे पता चलता है जी, सक्रियता श्रेणी से हमें क्या करता है, पता चलता है कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है और किसकी कम रिएक्टिविटी है, किसकी कम रिएक्टिविटी। देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है,
सक्रियता श्रेणी जो होती है तत्वों की, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम होता है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसके अंदर कुछ धातुएं रखी गई है। अब इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया है मैंने, वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ वो किस तरीके से हो सकती है। वो इस तरीके से हो सकती है। देखो इसमें कौन कौन सी आती है, कौन सी, का, ना, कार, मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हुजूर, आज, उसे। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है जिंक, ये है फेरस, ये है लेड, ये है हाइड्रोजन, ये है कॉपर, ये है मरकरी, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है, सक्रियता श्रेणी का क्रम होता है। इनके अंदर रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी कैसे है, देखो ऊपर से नीचे जो होती है रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ऊपर रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, ऊपर रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, और नीचे रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। नीचे रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इस तरीके से क्या होती है, इसके अंदर अभिक्रियाशीलता होती है, इसके अंदर रिएक्टिविटी होती है। किस तरीके से इसको याद कर सकते हो, इसकी जो है आपको ट्रिक जो है आपको लिखी हुई मिल जाएगी हमारे नोट्स के अंदर। जो नोट्स हमने अवेलेबल करवाए हैं उनके अंदर आपको ट्रिक लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बस ट्रिक बता देता हूँ। का, ना, कार, मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हुजूर, आज, उसे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक साथ में पूरी की पूरी सक्रियता श्रेणी को आप याद रख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर कि कौन सी धातु है जिसमें इतनी ताकत है कि वो दूसरी धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। जैसे कि जिंक है, वो क्या कर सकती है, कॉपर को आराम से विस्थापित करती है। अभी हमने जो अभी रिएक्शन की, हमने इसी तरीके से तो रिएक्शन ली, जिंक कॉपर SO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, तो हमने क्या देखा कि जिंक ने क्या कर दिया, सल्फेट तो इसके साथ में जुड़ गया, कॉपर क्या हो गया, बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। तो इसमें क्या हुआ, जिंक क्या है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे, तो इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अगर जिंक नीचे होता और कॉपर ऊपर होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ताकत इसकी ज़्यादा होती और इसकी कम होती। लेकिन अभी क्या है, अभी इसके अंदर सक्रियता श्रेणी में ताकत इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, इसलिए जिंक SO4 बन गया और कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। जिसकी ज़्यादा ताकत उसी का क्या दिखेगा, रौब और दबदबा दिखेगा सर। अब इस तरीके से हम सक्रियता श्रेणी को पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में लास्ट रिएक्शन बच जाती है हमारी। लास्ट रिएक्शन क्या बच जाती है, लास्ट रिएक्शन हमारी बच जाती है धातुओं की अधातुओं के साथ में रिएक्शन। यानी कि हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली, इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ये कैसे होती है सर, धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। अभिक्रिया या रिएक्शन किस तरीके से होती है, धातुएं जितनी भी होती है वो अधातुओं के साथ में रिएक्शन करती है, वो विशेष तरीके से करती है। देखिए जो भी तत्व इस दुनिया के अंदर है, इस पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे कोशिश करते हैं एक नियम को फॉलो करने की। वो नियम होता है अष्टक का नियम। ठीक है, संयोजकता कोष समझ लो। ठीक है, संयोजकता कोष क्या होता है, कोई भी जो धातु होती है ना, उसका बाहरी कक्षा जो होती है, उसकी बाहरी कोष जो होता है उसको हम संयोजकता कोष कहते हैं। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम जो होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने में सबसे पहले पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर क्या करते हैं अगली कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, 2 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8। फिर बाहरी कक्षा के अंदर कितना भर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के अंदर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। लास्ट की जो कक्षा बचेगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, बाहरी कक्षा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये जो जिस कक्षा के अंदर मौजूद है, ये जो बाहरी कक्षा आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको कहते हैं संयोजकता कोष, इसको कहते हैं बाहरी कक्षा। ठीक है, इसको बोलते हैं संयोजकता कोष और बाहरी कक्षा। जितने भी तत्व होते हैं उनमें सारे के सारे के अंदर क्या होती है, संयोजकता कोष मौजूद होती है, सारे के अंदर बाहरी कक्षा मौजूद होती है, और सारे के सारे एक कोशिश में लगे होते हैं कि सारे के सारे अपनी बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखें। 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है अष्टक का नियम। यानी जितने भी तत्व होते हैं वो अष्टक का नियम को फॉलो करना चाहते हैं, यानी अपनी बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उससे उनको स्थायित्व मिल जाता है। इससे उनको क्या मिल जाता है, इससे उनकी अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है, अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि उनकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है,
एक कम हो जाती है और सारे के सारे तत्व अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सब सोचते हैं कि मैं क्या होता हूँ, स्टेबल हो जाऊँ, सब सोचते हैं कि मैं स्टेबलाइज हो जाऊँ, सारे के सारे ये सोचते हैं। इस चक्कर के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन अधिक है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, अगर कम है तो उसको वो लेने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है संयोजकता कोश के अंदर, उसी की वजह से धातुओं और अधातुओं के अंदर क्या होता है, जो धातु और अधातुओं के अंदर क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब जैसे हम समझते हैं किस तरीके से हम NaCl का निर्माण समझते हैं, NaCl का निर्माण समझ लो, ठीक है। NaCl का निर्माण किस तरीके से होता है, इसमें देखो एक तो सोडियम है, एक इसमें क्लोरीन है, तो इसके अंदर दो चीज़ें इसमें मिली है डेफिनेटली, एक तो इसमें सोडियम मिला है, एक इसके अंदर क्या मिला है, क्लोरीन मिला है, ठीक है। तो सोडियम के अंदर आपको पता है, सोडियम के अंदर जो भाग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि कोश के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसके पास में देखो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा, इसको ये क्या करेगा, अगर डोनेट कर देगा, अगर ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो उस सिचुएशन में इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये भाई साहब स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये अपने संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन जो है एक इस तरीके से डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव का निशान ले देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है। फिर क्या करता है भाई साहब, क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। क्लोरीन के बारे में जब हम बात करते हैं, क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, क्लोरीन के पास में सबसे पहले 2, 8, 10 और इसके अंदर होता है 1, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, देखो इसके पास में बाहर में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। फिर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान काम नहीं है, तो इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट कर देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेने की सिचुएशन में कैसा बन जाएगा, इसके ऊपर निशान आ जाएगा माइनस का, और ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से ये बन जाएगा। अब क्या हुआ, इस पे निशान आ गया प्लस का, इसके ऊपर निशान आ गया माइनस का। ये क्यों हुआ सर, ये इसलिए हुआ कि आपने 9वीं कक्षा के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होते हैं सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी जो परमाणु होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना था, कितने इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के अंदर, 11, तो 11 उसमें क्या थे, प्रोटॉन थे। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसके पास में कितने बच गए, उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 11 यहाँ पर क्या हो गए, प्रोटॉन, इसलिए इसके ऊपर निशान आ गया प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन पे निशान होता है प्लस का और इलेक्ट्रॉन पे निशान होता है नेगेटिव का निशान होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के पास में 7 था, ठीक है, यानी कि क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन के पास में 17 तो इसके अंदर क्या थे, प्रोटॉन थे, 17 तो इलेक्ट्रॉन थे और 17 इसके अंदर प्रोटॉन थे। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से प्रोटॉन तो 17 बचे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अंदर, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 18 हो गए, और इस सिचुएशन के अंदर ये क्या होगा, इसके ऊपर एक माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का निशान आया और इसके ऊपर प्लस का निशान आया। इस तरीके से इनके अंदर क्या करते हैं, ये अपने आप को संयोजकता कोश को क्या करते हैं, अपनी संयोजकता कोश को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, Na जो है प्लस का है, Na प्लस का है, और Cl जो है वो किसका है, माइनस का है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किसका बना लेंगे, NaCl निर्माण कर लेंगे। यानी कि प्लस और माइनस जो होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस जो आयन के जो तत्व होते हैं, जो धातुएं या धातुएं होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और स्थिरवैद्युत बल से क्या कर लेती है, अपने आप को बांध लेती है, और इससे किसका निर्माण हो जाता है, NaCl का निर्माण हो जाता है, जो कि एक आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें धातुओं से अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। देखो धातु था सोडियम और क्लोरीन क्या था, अधातु। इनके अंदर सोडियम ने क्या किया, जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला वो किसको दिया, क्लोरीन को दिया। क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए धातु अधातु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। धातु से इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर आया, वो आप अधातु के अंदर आया। तो इसलिए धातु और अधातु के आपसी कॉम्बिनेशन की वजह से, आपसी तालमेल की वजह से जो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, ऐसे आयनिक यौगिक कहेंगे। आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म है
उनकी क्वालिटीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो सबसे पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ सकती है, उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ आ सकती है उसकी, हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कठोरता, जो आयनिक प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के तालमेल से बने, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बने, इसलिए क्या होते हैं, कठोर होते हैं, थोड़े बहुत कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात इनमें हम देखते हैं जल में विलेयता क्या होती है आयनिक प्रोडक्ट की, जल में विलेयता यानी कि जल में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। ये जो है विलेयता के अंदर, जल के अंदर तो क्या करते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन घुलनशीलता के अंदर जल के अंदर तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है, उनके अंदर ये से यौगिक जो होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, वो घुलते नहीं है। तीसरी बात हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या इनमें विद्युत का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, विद्युत चालन, तो हाँ सर इनके अंदर विद्युत का चालन होता है। अगर आप इनको क्या करोगे, विद्युत के अंदर रखोगे तो अगर विद्युत के अंदर इस विलयन को आप लोगे तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, विद्युत का चालन इनके अंदर होगा, उस स्थिति के अंदर इनके अंदर विद्युत का चालन होगा। फिर हम बात करते हैं गलनांक की, क्या होता है इनका गलनांक। गलनांक की जब हम बात करते हैं कि गलनांक किस तरीके से होता है, तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो हमने क्या पढ़ी, धातु अधातु के साथ में रिएक्शन पढ़ी। हमने क्या कि धातु से अधातु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। धातुओं से अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक के ये गुण हो सकते हैं, उनके अंदर कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, और ये जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन अन्य जो सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, उनके अंदर ये नहीं घुलते हैं। उसके बाद में विद्युत की चालकता हम देखते हैं, विद्युत का चालन इनके अंदर अच्छा होता है, आसानी से हो जाता है। गलनांक हम इनके देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये गल सकते हैं, यानी गलनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है, इनका बहुत ज़्यादा होता है, ये आसानी से गलते नहीं है। तो ये आज का जो है हमारा धातु एवं धातु का एक पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा यहाँ तक, और हम नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी इसका लेकर आएंगे, जिसमें IAS तक वगैरह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपना जो प्रेम है वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।